दोस्तों, एक 11 साल का लड़का थाने में जाकर पुलिस से यह कहता है कि साहब, मैंने सरपंच के बेटे का कत्ल कर दिया है। मैंने सरपंच के बेटे को 4 गोली मारी है। लेकिन पुलिस वाले यकीन करने की बजाय उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि उस लड़के की आयु महज 11 साल थी और छोटा सा, नादान सा, अधमरा सा दिखने वाला लड़का यह कैसे कत्ल कर सकता है। इस तरह से सभी पुलिस वाले उस पर हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आता हूं, हम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना हरियाणा राज्य का एक जिला लगता है पानीपत, और पानीपत जिला का एक जगह लगता है उचाना। और उचाना में ही एक विपुल सिंह के पास 2 बच्चे थे। एक बच्चे का नाम दीपक सिंह, जिसकी उम्र महज 11 साल थी। लड़की का नाम साक्षी था, जिसकी उम्र कम से कम 15 साल के आसपास है। दीपक सिंह 7th क्लास में पढ़ता है और उसकी बहन साक्षी अभी 10th क्लास में पढ़ती थी। और स्कूल की दूरी महज घर से 800 मीटर की दूरी पर था। हर रोज दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने जाया करते थे और स्कूल से 2 बजे के आसपास हर रोज छुट्टी हो जाया करती थी। जैसे ही वह घर पहुंचते थे, अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करके दोनों बच्चे अपने कामों में व्यस्त हो जाते थे। दीपक सिंह के पिता एक रिटायर्ड आर्मी अफसर थे और आजकल वो अपने खेत में काम काज करते हैं, यानी कि खेती बाड़ी का काम करते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, दीपक सिंह और साक्षी दोनों भाई बहन स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अचानक ही दीपक सिंह के पेट में दर्द हो जाता है और वह अपने पिता विपुल सिंह को कहता है कि पिताजी, आज मेरे पेट में दर्द है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इस तरह से साक्षी स्कूल के लिए अकेले निकल पड़ती है और वह अपने स्कूल में चली जाती है। इस तरह से तकरीबन 2 बजे के आसपास साक्षी की छुट्टी होती है और साक्षी अपने स्कूल से घर के लिए निकलती है। स्कूल थोड़ी ही दूर पर था, तो इस वजह से साक्षी स्कूल से घर पैदल आती थी और घर से स्कूल पैदल ही जाया करती थी। लेकिन उसको आज यह नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही साक्षी आधा रास्ता तय करती है, तो पीछे से एक हॉर्न की आवाज आती है और वह पीछे मुड़कर देखती है, तो वह गांव के सरपंच राघवेंद्र सिंह का लड़का विवेक अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ उसको आवाज लगा रहा था और कह रहा था कि साक्षी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, तुम बाइक पर बैठ जाओ। इस तरह से साक्षी उसके पास जाती है और थोड़ा सोचकर उसकी बाइक पर पीछे बैठ जाती है। जैसे ही साक्षी विवेक की मोटरसाइकिल के पीछे बैठती है, तो थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद एक छोटा सा जंगल आता है और जंगल को देखकर विवेक अपनी बाइक का रुख जंगल की तरफ ले लेता है। इस तरह से वह छोटे से जंगल के बीच में पहुंच जाता है। जैसे ही विवेक साक्षी को लेकर जंगल के बीच में पहुंचता है, तभी वह अचानक से अपनी मोटरसाइकिल रोक लेता है और अपनी पिस्टल निकालकर साक्षी की कनपटी पर रख देता है और उसको कहता है कि तुम सारे कपड़े उतार दो। इस तरह से डरी हुई साक्षी अपने सारे कपड़े धीरे धीरे उतारने लगती है। इस तरह से विवेक साक्षी को डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार करता है, उसके साथ संबंध बनाता है और 1 घंटे तक उसके साथ यौन शोषण करता है। उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाता है। लगभग 1 घंटे तक विवेक साक्षी के साथ ऐसा ही करता रहता है और जब इसका जी भर जाता है, तो वह साक्षी को छोड़कर अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ साक्षी के माता पिता उसको ढूंढने लगते हैं, क्योंकि लगभग 4 से 4:30 का समय हो चुका होता है। विपुल सिंह कई जगहों पर जाता है और साक्षी की तलाश करता है, लेकिन साक्षी उनको नहीं मिलती है। लगभग शाम के 7 बजे का समय हो चुका होता है और साक्षी धीरे धीरे कदमों से चलकर अपने घर पर पहुंच जाती है। जैसे वो घर पर पहुंचती है, अपने पिता विपुल सिंह को सारी घटना सुना देती है। इस सारी घटना को 11 साल का लड़का दीपक सिंह भी सुन रहा होता है और यह सारी घटना दीपक सिंह के मन में यह सारी बातें बैठ जाती हैं और सोचता है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस तरह से धीरे धीरे रात का समय हो जाता है और जैसे ही सुबह होती है, विपुल सिंह पंचायत मेंबर के पास जाता है और सारी घटनाओं को उसको बताने लगता है और इस तरह से 10 बजे के आसपास पंचायत बिठाई जाती है और वहां पर राघवेंद्र सिंह के लड़के विवेक सिंह को भी बुलाया जाता है। इस तरह से पूरी पंचायत दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनती है। साक्षी का पक्ष भी रखा जाता है और विवेक भी अपनी बातें बताता है, लेकिन विवेक एक झूठ बोलता है। वह कहता है पूरी पंचायत को कि मैं यहाँ कल था ही नहीं, मैं तो किसी काम के वास्ते अपने गांव से बाहर गया हुआ था। इस तरह से पूरी पंचायत विवेक का ही पक्ष लेती है, क्योंकि विवेक एक
बिगड़े और सरपंच का लड़का था। इस तरह से पूरी पंचायत राघवेंद्र सिंह के फेवर में ही बात करती है, यानी कि विवेक के पक्ष में ही जाती है। और जैसे ही पूरी पंचायत एक नतीजे पर पहुंच जाती है, नतीजा यह निकाला जाता है कि विवेक वहां पर सच बोल रहा है और साक्षी झूठा आरोप लगा रही है। आखिरकार पंचायत विवेक के पक्ष में ही चली जाती है और विवेक का पक्ष लेते हुए पंचायत को वहीं पर बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन विपुल सिंह वहां पर ठहरने वाला नहीं था। जैसे ही वह पुलिस स्टेशन में जाकर इस पूरे घटनाक्रम को सुनाता है, तो वहां के जो दरोगा होते हैं वो भी दबंग सरपंच सिंह के बेटे विवेक का ही पक्ष लेते हुए कहते हैं कि इस बात पर पंचायत बिठाई गई है, तो पंचायत ने जो फैसला लिया है वह सही है और सटीक है। विपुल सिंह दरोगा बाबू की बातें सुनकर अपने घर लौट आता है। जैसे ही विपुल सिंह घर लौटता है तो उसका लड़का दीपक सिंह पूछता है कि पिताजी वहां पर पुलिस स्टेशन में क्या हुआ है। इस तरह से विपुल सिंह अपने बेटे को कहते हैं कि यहाँ पर जो अमीर लोग हैं उनकी ही चलती है, गरीब लोगों की पुकार को ही नहीं सुनता है। इस बात से दीपक सिंह के दिमाग पर गहरा असर पड़ा था और जैसे ही अगला सुबह होती है, दोनों बच्चे फिर से स्कूल के लिए तैयार होते हैं और दीपक सिंह जैसे ही एक कमरे में जाता है, वहां पर देखता है कि उसके पिता की एक पिस्तौल रखी हुई है और पास में ही उसकी गोलियां भी पड़ी हुई हैं। इस तरह से दीपक सिंह उस पिस्तौल को उठा लेता है और उसमें गोलियां भी डाल लेता है और उनको डालकर अपने बैग में रख लेता है। जैसे ही दोनों बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, तो बीच रास्ते में जाकर दीपक सिंह अपनी बहन साक्षी को कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा, तुम अकेली स्कूल चली जाओ। और इस तरह से साक्षी स्कूल चली जाती है, लेकिन दीपक सिंह अपने घर पर वापस नहीं लौटता है। वह पूरे गांव में विवेक की तलाश करता है। जब वह लड़का अपने चाचा बहादुर को पूछता है कि चाचा आपने विवेक को कहीं देखा है, तो उसके चाचा बहादुर दीपक सिंह को बताते हैं कि वह विवेक नहर पर गया हुआ है। इस तरह से दीपक सिंह नहर पर भी पहुंच जाता है और वहां पर देखता है कि विवेक सिंह नशे में, यानी कि शराब की नशे में धुत है। इस तरह से दीपक सिंह विवेक के पास जाता है और वह देखता है कि विवेक बहुत ज्यादा नशे में है। जैसे ही वह नदी के किनारे लेटता है, उसी टाइम दीपक सिंह अपने पिता की लाइसेंस से पिस्तौल निकालता है और उसको 4 गोलियां मार देता है। और 4 गोलियां मारने के बाद वह पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर दरोगा बाबू को कहता है कि मैंने राघवेंद्र सिंह के बेटे विवेक सिंह को 4 गोलियां मारी हैं। और इस तरह से पुलिस वाले उस पर हंसने लगते हैं, उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता है। इस घटना को अभी 20 मिनट का समय हुआ होगा और दबंग सरपंच राघवेंद्र सिंह जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वहां पर देखता है कि पहले से ही 11 साल का लड़का जो दीपक सिंह है, वह पहले से ही आकर पुलिस स्टेशन में बैठ गया था और पुलिस वालों को उसने सारी बयान दे दिए थे। लेकिन पुलिस उस पर हंसने लगी थी और उस पर यकीन नहीं कर रही थी। लेकिन राघवेंद्र सिंह जैसे ही सारी घटना सुनाता है, तो पुलिस के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और उसी टाइम दीपक सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह से पुलिस जब दीपक सिंह को पूछती है कि तुमने विवेक को क्यों मारा है, तभी 11 साल का लड़का दीपक सिंह जवाब देते हुए कहता है कि जब आपको सारी घटना पता है तो आप मुझसे क्यों पूछते हो। इस तरह से पुलिस भी वहां पर शर्मिंदा हो जाती है। जब पुलिस दीपक सिंह को जज के सामने पेश करती है, तो जज साहब भी यही पूछते हैं कि इस हत्या की वजह क्या है। जैसे ही पूरी सच्चाई जज साहब के सामने आती है, तो जज साहब के भी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और इस तरह से दीपक सिंह को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, कम से कम 5 साल के लिए। और जब तक वह बालिग नहीं हो जाता, दीपक सिंह को बाल सुधार गृह में ही रखने की हिदायत दी जाती है। दूसरी तरफ साक्षी अभी उस घटना के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है और धीरे धीरे उस सदमे से उसको निकलने में समय लगेगा। अगर पंचायत ने उस समय सही निर्णय लिया होता तो आज यह घटना नहीं होती। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।